बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी आज से शुरू हो रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे लेक्चर की सीरीज़। क्योंकि हमने सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे पूरे लॉ को हमने डिस्कस कर लिया और उनकी प्ले लिस्ट में पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज़ पड़ी हुई हैं। आज से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर 13 पे हम पहुंच आए थे और चैप्टर 13 से अब हम स्टार्ट ले रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका चैप्टर है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। पहले तो पिछले दिनों हमारी टैक्सेशन पे भी बजट की बहुत ज़्यादा वीडियोस आई। तो बजट क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। बजट बेसिकली ये होता है कि आपने एक आने वाले वक्त के लिए अपना कैलकुलेशंस करनी होती है कि मुझे उस पर एक्सपेंस कितना आएगा मेरा, और मुझे उसके पैसे मिल कितने रहे हैं, मुझे उसका रिटर्न कितना मिलेगा, मुझे उस पर प्रॉफिट कितना आएगा, मुझे मेरा कैश फ्लो की सिचुएशन क्या होगी। तो आपने एक आने वाले वक्त के लिए बजट बनाना होता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल अगर दूं कि आपने एक प्रोजेक्ट लेना है, अब उस प्रोजेक्ट की आप बजटिंग करना चाह रहे हैं कि क्या जो मैं इस पर कैपिटल इन्वेस्ट करता हूं इस पर मुझे रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, इसकी पे बैक वैल्यू क्या होगी, इस पे जो मेरा कैश फ्लो किस तरह से खर्च होगा, मुझे किस किस तरह से पैसे रिटर्न होंगे। तो उसकी आपने अपने कैपिटल की बजटिंग करनी होती है। तो इस चैप्टर में हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं ये बेनिफिशियल होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस कर रहे हैं फाइनेंस में, बीएस कर रहे हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, बीएस कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, सीए के स्टूडेंट जो हैं, एसीएमए के स्टूडेंट्स हैं, और जो वैसे फाइनेंस से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने कैपिटल की, उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो इसको हम जब पढ़ लेंगे इस चैप्टर को तो हमें इसमें से क्या क्या चीज़ें हम जान पाएंगे। तो इसमें हम अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे पे बैक पीरियड क्या है, कि आपने जो चीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट की उसका कितनी देर में वो आपको पे बैक हो जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन, के जो आपने प्रोजेक्ट एक लेना चाह रहे हैं उसकी आप एवेल्यूएशन कर सकते हैं और फिर उसको आपने सेलेक्ट करना है या नहीं, आपको उसके रिटर्न कितना आ रहा है। अगर रिटर्न कम आ रहा है तो आप उसको नहीं सिलेक्ट करेंगे, अगर ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसमें इंक्लूड होगा इसकी कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है। आप कोई भी प्रोजेक्ट लेना है उसमें आपने क्या आपका कैपिटल लगेगा उसकी कैलकुलेशन, और उसको रिटर्न क्या आएगा उसकी कैलकुलेशन, और फिर इस पे आपकी एक्सेप्टेंस टेक्निक्स होंगी और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वो भी आप इसमें कैलकुलेट कर सकेंगे। एंड फोकस ऑन लिक्विडिटी रेदर देन द प्रॉफिटेबिलिटी, इसमें ज़्यादा फोकस आपके लिक्विडिटी का होगा कि आप किस तरह से अपने लिक्विड एसेट्स को इस्तेमाल करेंगे, वो आप इसमें चेक कर सकेंगे। वो कि आप प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसमें लिक्विडिटी पे होगा। इसमें आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अंडरस्टैंड कर सकेंगे 3 मेजर डिस्काउंट कैश फ्लो, DCF जिसको हम कहते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होंगे जिसमें प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन में आपको हेल्पफुल होगा। इसमें एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा कि आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको रिटर्न कितना आ रहा है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू आप उसकी निकाल सकेंगे कि उसमें प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, आप कैपिटल कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितने वैल्यू है। अगर मैं आज इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूं तो इनकी वैल्यूएशन क्या होगी कि मुझे इसमें क्या बचता है, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो भी आप इसमें चेक कर सकेंगे। एंड एक्सप्लेन द कैलकुलेशन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड एडवांटेजेस ओवर द पे बैक पीरियड मेथड फॉर ईच ऑफ 3 मेजर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से तीनों आप इसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड लगाएंगे जिसमें आप IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के बाद आप पहुंच जाएंगे कि पे बैक पीरियड क्या इसका हो सकता है। फिर इसमें आप डिफाइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एंड इंटरप्रेट द ग्राफ कॉल्ड एट नेट प्रेजेंट वैल्यू का प्रोफाइल जो है वो हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन में आपको बताएंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में आप इस तरह से निकल सकते हैं। और फिर अंडरस्टैंड कहेंगे वाई रैंकिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड में लीड्स टू द
कॉन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग, तो इसमें आप रैंकिंग करेंगे कि कौन सा मेथड लेके तो मैं इसमें कर सकता हूँ, तो फिर आप उसकी रैंकिंग जब करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा। और इस तरह डिस्क्राइब करेंगे सिचुएशन वेयर द प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड्स जो हैं मे लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट इन रैंकिंग, ये तो हमने पढ़ लिया है। डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर द रैंकिंग प्रोजेक्ट में नेसेसरी एंड जस्टिफाई व्हेन टू यूज़ आइदर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज़ करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू यूज़ करेंगे, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग, कौन सी रैंकिंग आपने यूज़ करनी है। फिर आप इसमें अंडरस्टैंड करेंगे हाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे करना है, अलाउ अस टू चैलेंज द सिंगल पॉइंट इनपुट एस्टिमेट्स, यूज़ द ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग एनालिसिस के सिंगल पॉइंट यूज़ करेंगे या इनको यूज़ करेंगे कैपिटल बजटिंग के लिए, एंड एक्सप्लेन करेगा द रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के आपने प्रोजेक्ट जो आप अगर लेना चाह रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग आपने कैसे करनी है, इंक्लूडिंग द प्रोग्रेस रिव्यू एंड द पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट जो है। तो ये सारा सिनेरियो अगर आप समझ गए हैं तो आप एक फाइनेंशियल एनालिसिस उसका बजटिंग करनी है, कैपिटल बजटिंग एक प्रोजेक्ट कंपनी ले रही है तो उसमें उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू से आप निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से निकालेंगे, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन पीरियड क्या होगा, उसका रिव्यू कैसे है, आफ्टर कंप्लीशन आप उसका ऑडिट कैसे कर सकेंगे। और ये सारी चीज़ें जो हैं इस हमारे चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ सकेंगे। तो कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं उनमें जो यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड सिलेक्शन के लिए, जो आप नंबर 1 तो इसको यूज़ करते हैं कि प्रोजेक्ट की एवेल्यूएशन करते हैं, फिर उसको सिलेक्शन करते हैं। पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज़ क्या उसमें आ सकती हैं वो आप इसमें चेक कर सकेंगे। कैपिटल रेशनिंग क्या होगी, आपकी रेशो क्या होगी वो चेक करेंगे। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग आप कैसे कर सकेंगे, पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के हवाले से भी ये आपको बता देगा। और पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट के जब आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो इसका ऑडिट किस तरह से करना है। अगर हम प्रोजेक्ट वैल्यूएशन अल्टरनेटिव मेथड्स बताएं क्या क्या होंगे, तो उसमें पे बैक पीरियड का एक होगा कि कितनी देर में आपका रिटर्न जो है आपको वापस मिल जाएगा। फिर उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, ये भी हम इसको तफसील से हर एक को हम हर जो मेथड है इसको पढ़ेंगे और हम इसका कंपैरिजन करेंगे कि किस मेथड से हमें जो है प्रोजेक्ट को लेना जो मुनासिब रहेगा। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है इससे भी हम एनालिसिस करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के भी हम इसको करेंगे। तो इसके लिए रेफरेंस अगर एडिशनल स्लाइड जो हैं एक्सेल स्प्रेडशीट ये, तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन या कैलकुलेशन भी हेल्पफुल हो सकती है। तो हम प्रपोज प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट हो सकता है, जो एक हम एग्जांपल बनाएंगे उस प्रोजेक्ट के और उस पे ये सारे मेथड्स लगाएंगे और फिर उसका एनालिसिस करेंगे। तो हम ये समझते हैं कि जूली मिलर इज़ एवेल्युएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर द फर्म। बास्केट वंडर्स जो फर्म है वो एक प्रोजेक्ट लेना चाहती है। शी हैज़ डिटरमिन्ड दैट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो फॉर द प्रोजेक्ट विल बी, क्या होगा कि उसको $10,000, $12,000, $15,000 एंड $10,000 एंड $7,000 रिस्पेक्टिवली उसको मिलेंगे फॉर ईच ऑफ द ईयर थ्रू 5, एक साल में 5 दफ़ा। द इनिशियल कैश आउटले विल बी $40,000 जो है वो उसको इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट हमने एक एग्जांपल ले ली है। तो हम ये देखते हैं कि इसके इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। फॉर दिस प्रोजेक्ट अज्यूम दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पोटेंशियल प्रोजेक्ट दैट बास्केट वंडर में अंडरटेक, जो बास्केट वंडर एक लेना चाह रहा है। और इंडिपेंडेंट ए प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस आर रिजेक्टेड डज नॉट प्रिवेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ अदर प्रोजेक्ट अंडर द कंसिडरेशन, कि ये नहीं है कि आपने कोई ये प्रोजेक्ट आपको तब मिलेगा जब आप दूसरा प्रोजेक्ट लेंगे। तो इसलिए ये इंडिपेंडेंट है ताकि आप वैल्यूएशन इसमें फेयरली कर सकें, फेयर मार्केट वैल्यू से उसकी आप कर लें। तो पे बैक पीरियड को अगर हम पढ़ें तो पे बैक पीरियड का क्या होता है कि ये हमने 5 हमारे पास पीरियड हैं जिसमें हमें शुरू में आपने इन्वेस्ट करना है 40K और आपको 10K, 12K, 15K, 10K और 7K जो है आपको रिटर्न आएगा। Payback period is the period of time required to be cumulative expected cash flow from an investment project to equal to the initial cash flow, कि जो आपका कैश फ्लो आपने शुरू किया है उसमें किस तरह से पे बैक, किस किस पीरियड में कितना कितना आपको पे बैक आएगा। तो अगर हम इसमें
देखें आप कि शुरू आप करते हैं तो 4 क्वार्टर के बाद 1 साल आपका कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें आपको जो $40,000 आपने पे किए हैं, तो उसमें 10, 12 और 15 आपको आए हैं पहले साल में। और अगर रिटर्न की बात करें तो डी पे आपका 10K तक जो वापस आए हैं। इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ तक 1 साल हुआ था। तो इस तरह से आप जब इसको, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो रही है 40K में जाके, जहाँ आपके करीब करीब पहुँच गए हैं, उसको हम सी पीरियड कहेंगे। पहले क्वार्टर जहाँ साल क्लोज हो रहा है ए कहेंगे। जहाँ आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा है उसको डी और इसको सी। तो आप कम्युलेटिव इनफ्लो के लिए पे बैक पीरियड का जो फार्मूला है ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ये आपके पास ए है और इसमें बी में से सी को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई करेंगे डी। तो अब आपने देखा कि 3 + 40 - 7 3/10 है, तो 3.3 ईयर जो है वो इसका पे बैक पीरियड है कि 3.3 सालों में इसका आपको रिटर्न मिलेगा। अगर पे बैक सोल्यूशन नंबर 2 की हम बात करें तो उसमें भी इसी तरह आपके 40,000 लगाए और आपको जो क्वार्टरली वापस हो रहे हैं वो $10K हो रहे हैं। अगर आप पहले में से अपने माइनस करते जाएं, जितने जितने आते जाते हैं, तो आपको तीसरे पीरियड में जाके वो आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो फिर पे बैक क्या आपका आ जाएगा, 3 + 3K डिवाइडेड बाई 10K, जो आपको अगला इन्वेस्टमेंट आना है तो 3.3 ईयर। तो कम्युलेटिव आपका ये जो है टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लास्ट नेगेटिव कम्युलेटिव कैश फ्लो वैल्यू जो है, लास्ट नेगेटिव हमने वैल्यू ली, तो इस पे हमें पे बैक पीरियड जो है वो 3.3 ईयर आ गया। तो पे बैक पीरियड की एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है? द मैनेजमेंट ऑफ बास्केट फाउंडर्स हैज सेट अ मैक्सिमम पे बैक पीरियड ऑफ 3.5। अगर 3.5 इन्होंने अपना किया था और आपको ये हो रहा है 3.3 ईयर में, तो इसका मतलब है कि आपने ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड? येस। द फर्म विल रिसीव बैक इनिशियल कैश फ्लो आउटफ्लो इज़ लेस दैन 3.5 ईयर। 3.3 ईयर में क्योंकि कर रहा है तो इसलिए आपको ये एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी और आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका रिटर्न जो है आपके एक्सपेक्टेड टाइम से पहले आ रहा है। तो हम अब पे बैक पीरियड की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या हैं ये आज पढ़ लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है, इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। एक तो ये है कि आप इसको इजी यूज़ कर लेंगे, करना भी इजी है और अंडरस्टैंड करना भी यूज हुआ है। वीकनेस इसकी क्या है? डू नॉट अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, के इसमें इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं अकाउंट किया, ये वीकनेस है। कैन बी यूज्ड एज ए मेजर ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के मेजर को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। डज नॉट कंसीडर कैश फ्लो बियॉन्ड द पे बैक पीरियड, के बाद जो कैश फ्लो है उसका नहीं ये चेक करता। ईजियर टू फोरकास्ट एस टी एंड एल टी फ्लोज, और कट ऑफ पीरियड इज़ सब्जेक्टिव। तो ये इसमें स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है। तो उम्मीद है कि आप चैप्टर का जो मैंने शुरू में चीज़ें इसके बारे में बताई, कैपिटल बजटिंग क्या है, इस चैप्टर में आपने लर्निंग क्या करना है, और पे बैक पीरियड के बारे में जो चीज़ें बताई वो आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर गए होंगे। और दूसरे स्टूडेंट्स को समझाने के लिए आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।